आखिरी छठ, सूना रहा खरना। मुंबई में रोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट से जो कुछ भी एक्टिंग सीखी थी सब पापा पर इस्तेमाल किया। छठ पूजा करीब थी। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल से रांची आने के बाद पापा के मन में बहुत तरह की बातें चलने लगी थी। पापा को अब चिंताओं ने घेरना शुरू कर दिया था। पापा अब गुमसुम बैठने लगे थे, लेकिन मैं यह सब लगातार वॉच कर रहा था। जब भी पापा सोचते, मैं उनके पास बिना मतलब बैठ अखबार से संबंधित बातें करने लगता, क्योंकि पापा इधर उधर की बातों को टाल देते। लेकिन अखबार और ख़बर से संबंधित किसी भी बात को वह हल्के में नहीं लेते और उनका मौन मैं तोड़ देता। मैं पापा को कई बार टोकता भी, पापा आप कुछ सोच रहे हैं क्या? वह कहते, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा। मैं उनसे कहता, ज़्यादा मत सोचिए, आप तो ज़िंदगी की हर लड़ाई जीते हैं, यह भी जीतेंगे। आपको थोड़ा ना कुछ हुआ है, कैंसर कोई रोग थोड़ा ना होता है, इसे आसानी से आप हरा देंगे। इसे हराने के लिए सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग। आप नेगेटिव मत सोचिए, आप बस यही सोचिए कि इस बीमारी को मैं हरा दूंगा। घर पर वैसे मेरे छोटे भाई राहुल के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि पापा को कैंसर है। मम्मी को तो भनक तक नहीं थी कि पापा को कैंसर है। हमने बताया नहीं था, उन्हें बस यही जानकारी थी कि पापा को थोड़ा इन्फेक्शन है, उसी का इलाज चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ का नाम मंजू सिंह है। माँ कोरोना को मात दे चुकी थी। उस दौरान 12 दिनों तक माँ का इलाज चला। पापा और छोटे भाई राहुल को मैंने उस फ्लोर से हटा दिया था। उस फ्लोर पर सिर्फ मैं और माँ रहते। उस दौरान कोरोना ने मम्मी का 20% लंग्स को डैमेज कर दिया था। मैं ही माँ को खाना देता, उनके कमरे को साफ करता, उनसे खूब बातें करता। माँ रूम में मुझे घुसने से मना करती, लेकिन मैं रूम के बाहर हॉल में बैठा रहता, वहीं सोता, खाता पीता, टीवी देखता। कई बार जब माँ के कमरे में जाता और देर तक रुकता तो माँ भगा देती। मैं कहता, माँ ये सब कोरोना वोरोना मैंने निकल लिया है, अब कुछ नहीं होगा, मुझे तो सेंट तक नहीं आ रहा है। तो उस दौरान तो एक वक्त ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। खैर, यह अपने आप में एक कहानी थी। कोरोना को मात देने के बाद माँ की सेहत पर गहरा असर भी पड़ा। माँ को ब्रेन का इश्यू होने लगा था, उसकी दवा चल रही थी। माँ के लिए थोड़ा भी स्ट्रेस खतरनाक था। माँ ये कतई सहन नहीं कर पाती कि पापा को कैंसर हो गया है। मुझे और भाई को फूंक फूंक कर शब्दों का चयन कर घर पर बात करना पड़ता। अब छठ महापर्व के गीत हर जगह सुनाई देने लगे थे। माँ छठ पूजा में व्यस्त हो गई। पूरा भरा परिवार मिलकर एक जगह यानी हमारे कोकर स्थित आवास पर छठ पूजा करता। बच्चों की किलकारी, महिलाओं के गीत, मर्दों का छठ का सामान लाना, हर तरफ शोर, ठहाके और गीत, लेकिन पापा की खामोशी इन सभी पर भारी थी। इस बार खरना के दिन हमने लोगों को घर नहीं बुलाया, नहीं तो हर साल करीब 300 से 400 लोग घर पर आया करते, खरना का प्रसाद ग्रहण करते और पापा की खूब बैठकी लगती। समाज से हर वर्ग के लोगों का तांता लगा रहता। पापा हर साल छठ किया करते, लेकिन इस साल उन्होंने छठ पूजा नहीं की। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। इस बार उनके मुख से तेज गायब था, उत्साह कम था, मुरझाए से थे मेरे पापा। मैं समझ रहा था कि पापा को अब कौन सी चिंताएं सताने लगी थीं। उन्हें कुछ और नहीं, अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी, जो किसी भी पिता के लिए नेचुरल है। क्योंकि दिल्ली जाते ही पापा की कीमो शुरू होने वाली थी। कीमो के बारे में कई तरह की कहानियां पहले से ही प्रचलित थीं और हैं। हम लोग पापा को अकेला नहीं रहने देते। छठ पूजा में वैसे सभी परिवार वाले एकजुट होकर पूजा में भाग लेते। हमारे कई रिश्तेदार रांची में ही रहते और हर हफ्ते मुलाकात भी होती है। अब समय था पापा से इधर उधर की बातें करने का।
कभी कभी तो हम सभी मूर्खता भरी बातें करते, घर के सभी बच्चे उनके सामने अपनी मासूमियत बिखेरते, खूब शरारत करते। लेकिन पिता तो पिता हैं, वह सब कुछ समझ रहे थे, सो हमारी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती। खैर, छठ पूजा अच्छे से मना, लेकिन हमें पता नहीं था कि यह छठ पूजा पापा के साथ आखिरी होने वाला था। पापा के साथ परिवार का कोई भी सदस्य तस्वीर लेता, पापा कोई रिएक्शन नहीं देते, चेहरा उतरा हुआ ही रहता। मैं समझ रहा था कि पापा क्या सोच रहे थे। जब से मुझे पता चला था कि पापा को कैंसर हो गया है, ठीक उसी समय से मैं कैंसर के बारे में स्टडी करने लगा। काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े। जितना मैंने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं की थी, उतनी तो मैंने महीनों में कर ली थी। रात रात भर सोशल मीडिया, वेब आर्टिकल्स छान मारता। मैंने कैंसर पेशेंट की जर्नी को समझना शुरू किया, उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश की। मैंने कई केस स्टडीज़ को खंगालना शुरू किया। सोशल मीडिया पर कैंसर पेशेंट्स के कमेंट्स पढ़ता, वहाँ से कई क्लू मिलते। उसके बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करता। कई लोग जो कैंसर को हरा चुके थे या फिर लड़ रहे थे, वह कैसे सर्वाइव कर रहे थे, उनके बारे में समझता। रिसर्च के दौरान पता चला कि कई लोग जो कैंसर को मात दे चुके थे या कैंसर से लड़ रहे थे, उन लोगों ने अपना एक डाइट प्लान भी बनाया हुआ था। कईयों में मैंने उस डाइट प्लान को कॉमन भी पाया। उसके बाद मैंने पापा के हिसाब से उनके लिए एक डाइट प्लान भी बनाया। मैंने कई विदेशी प्रोफेसर्स के रिसर्च को भी सुना। कहीं कहीं पाया कि कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, खान पान का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑटोफैगी के बारे में भी समझा। मैंने इस दौरान नेचुरोपैथी को भी समझने की कोशिश की और पापा के ट्रीटमेंट में उसका भी सहारा लिया। अब मरता क्या न करता, मुझे बस अपने पिता दिख रहे थे। मैं अब पूरी तरह से समाज से कट गया था। मेरा लोगों से संपर्क टूट चुका था। मेरा पूरा वक्त पिता के लिए समर्पित हो गया था। इस दौरान झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर था। मेरा शो भ्रमण काफ़ी हिट हो रहा था, लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे थे। शो के लिए मैं पूरा झारखंड घूमता, लेकिन इसी बीच जब पापा बीमार हुए, सब छोड़ मैं पापा के साथ हो लिया। अचानक मैं और पापा चुनावी माहौल से गायब हो गए। अब सिर्फ मिशन पापा सामने थे। मुझे पता नहीं था कि मैं अपने पिता को इतना प्यार करता हूँ कि मैं खुद को ही भूल जाऊँगा। मेरे पिता मेरे लिए दिन और रात हो चुके थे। उठता तो पापा, सोता तो पापा। पापा मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता हो चुके थे। पहली कीमोथेरेपी की तारीख नज़दीक आ रही थी। मेरा और पापा दोनों का मन जाने का नहीं हो रहा था, लेकिन न जाते तो क्या करते। पहली कीमोथेरेपी की तारीख 9 नवंबर 2024 की थी। 8 तारीख को पापा और मैं दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद हम शाम करीब 6 बजे गुरुग्राम के स्टार होटल पहुंचे, जो मेदांता से महज 150 मीटर की दूरी पर था। वहां पहले से मेरे बड़े पापा के बेटे राम नारायण सिंह उर्फ मुन्ना भैया पहुंचे हुए थे। पापा और भैया कमरे में गप करने लगे और मैं चला गया मार्केट। बारी थी कलछुल, कढ़ाई, तवा, बर्तन खरीदने की, राशन और ज़रूरी सामान खरीदने की, एक छोटा सा आशियाना बनाने की। मैंने पहुंचते ही खाना बनाने के लिए सीमित ज़रूरी संसाधनों को ख़रीदा। इसमें भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्या लेना है, कितना लेना है, क्या नहीं लेने से काम चल जाएगा। खैर, मुन्ना भैया इंदिरापुरम में ही रहते। इंदिरापुरम नोएडा के पास है। उन्होंने कुछ बर्तन घर से भी ले लिया था। अब स्टार होटल के एक रूम किचन में हम 3 लोगों ने अपना आशियाना बना लिया था। मुन्ना भैया भी सब काम धाम छोड़ हमारे साथ ही शिफ्ट हो गए थे। यह बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। पापा की शुरू से ही आदत रही, वह शाम को ही डिनर कर लिया करते। उस दिन रांची से ही हमने खाना पैक करवा लिया था, तो हमने वही खाया। उस दिन खाना बनाना नहीं पड़ा। हाँ, सुबह के लिए मैंने कुछ हरी सब्जी खरीद ली थी और फल ले लिए थे, क्योंकि सुबह 10:30 पर हमें डॉक्टर के पास पहुंचना था। तारीख 9 नवंबर 2024 सुबह।
मैं पापा के लिए जूस बनाने में लग गया। पापा का जूस 8-10 चीज़ों को मिलाकर बनता। मुन्ना भैया भी जल्दी उठ गए। उन्होंने भिंडी काटनी शुरू की। जूस बनाने के बाद मैं मड़वा का आटा सानने में व्यस्त हो गया। पापा की डाइट से अब गेहूं को मैंने बंद कर दिया था। शुगर तो वह पहले से भी नहीं लेते थे। अब पहली बार मैं मड़वा सान रहा था। गेहूं का आटा तो कई बार सान चुका था, लेकिन मड़वा सानने का तरीका थोड़ा अलग होता है। गर्म पानी में उसे सानते हैं। मड़वा का आटा सानने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता। उस दिन पापा को मड़वा की रोटी, दाल और भिंडी का भुजिया खिलाया। उसके पहले पापा ने जूस पिया था और सैलेड भी खाया था। अब हम तैयार थे पापा की पहली कीमो के लिए। 10 बजे हम होटल से निकले और 10:15 पर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में घुसते ऐसा लगा मानो शहर के सारे बीमार यहीं पहुंच चुके। तरह तरह के रोगी दिखने लगे, देसी विदेशी। लिफ्ट में जाने के लिए भी लोग संघर्ष करते, लंबी लाइन। वैसे अस्पताल की व्यवस्था बढ़िया थी। जब हम 10th फ्लोर पर पहुंचे, लिफ्ट से निकलते ही कैंसर मरीजों का रेला लगा था। किसी के बाल उड़े हुए थे, कोई थका हुआ दिखता, कोई व्हील चेयर पर करा रहा। 2-3 छोटे बच्चे, उम्र करीब 3 से 4 साल, वह भी कैंसर पीड़ित थे। कुछ महिलाओं ने विग पहन रखी थी। समझ में आ रहा था कि कीमोथेरेपी चल रही है। अपने आसपास इतने मरीजों को देखकर मैं और पापा शांत थे। समझा कि यहाँ तो हर कोई परेशान है। सो हम अब अपने नंबर का इंतज़ार करने लगे। ठीक 10:50 पर हमारा नंबर भी आ गया। डॉक्टर ने पापा से पूछा, आप ठीक हैं? पापा ने कहा, हाँ ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा, आपको 2 दिनों के लिए एडमिट करेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद पापा एडमिट हुए। सिंगल प्राइवेट रूम लिया गया। मैं और पापा रूम में बैठे। पापा बोले, रूम अच्छा बनाया है। मैंने अस्पताल के कमरे की पर्दों को हटा सोफे पर बैठ गया। कीमो और इम्यूनोथेरेपी एक साथ होनी थी। कीमो की तैयारी शुरू हुई। पापा के हाथों में कैनुला डाला गया। कैनुला डालते वक्त पापा को थोड़ी चुभन हुई। पापा अब तैयार थे कीमो लेने के लिए। पापा ने अपना पहला कीमो वॉक करते करते ही लिया। थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठकर फ़ोन पर इधर उधर बात भी कर रहे थे। मैंने पापा से पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, अब आप लेट जाते हैं। तब वह लेटे। करीब 3 घंटे में पापा का पहला कीमो सेशन कंप्लीट हुआ। चूँकि पापा का यह पहला कीमो था तो मैं ज़रा ज़्यादा ही सावधान था। खैर, कीमो ख़त्म हुआ। डॉक्टर राउंड पर आए। पूछा, सर सब ठीक है ना? पापा ने कहा, जी सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग आपको 1 दिन और रखेंगे, क्योंकि यह पहला कीमो है तो ज़रा देखेंगे कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। खैर, 2 दिन के बाद पापा डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज नोट में कई इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। उसमें WBC इंजेक्शन के बारे में भी लिखा हुआ था। 3 बार 1 दिन छोड़कर WBC की इंजेक्शन लगनी थी। सो हमने सोचा इसे कंप्लीट होने में 1 हफ्ता लगेगा, तो इस बार गुरुग्राम में ही रुक जाते हैं, उसके बाद ही रांची जाएंगे। सोच यह भी थी कि अगर कीमो का कोई दुष्प्रभाव भी होता है तो तुरंत अस्पताल मूव कर सकते हैं। डिस्चार्ज के बाद शाम को हम आ गए स्टार होटल। डिस्चार्ज लेने से बड़ा संघर्ष कुछ और नहीं, भागम भाग हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। मैंने पापा से पूछा कि आप क्या खाएंगे? पापा ने कहा कि पटल का भुजिया और मूंग की दाल बना दो, लेकिन सबसे पहले 1-2 गिलास पानी पिलाओ। पानी पिलाने के बाद मैं बाज़ार चला गया। मुन्ना भैया को बोला, आप पापा को देखिए। मैंने बाज़ार से दाल, पटल और कुछ हरी सब्ज़ी भी ले ली। कद्दू, नेनुआ पापा को पसंद है, वह भी ले लिया। कुछ सलाद के लिए खीरा, गाजर, मूली भी ले लिया। बाज़ार में कई सारे विदेशी मरीज़ भी दिखते जो बाहर से आए हुए थे इलाज कराने। बाज़ार में ही सर्विस रोड पर एक गुरुद्वारा था और ठीक बगल में बजरंग बली का मंदिर। मैं वहाँ भी होली और प्रार्थना कर तुरंत होटल भागा। उसके बाद पटल का भुजिया, नेनुआ की सब्ज़ी, दाल, मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ते की चटनी और मल्टीग्रेन्स आटे की 8-10 रोटियां बनाई। लिखने और पढ़ने में यह जितना आसान है, लड़कों के लिए शायद उतना आसान नहीं है।
रोटी बनाने में बड़ी कलाकारी करनी पड़ती। गोल जो बनाता वह भी मड़वा जौ मिक्स। पापा ने उस शाम बड़े चाव से खाना खाया। उन्हें अस्पताल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। खाना खाकर पापा आराम से लेट गए और टीवी देखने लगे। मैंने और मुन्ना भैया ने भी खाना खाया और गप करने लगे। करीब 7 बजे पापा को हिचकी आनी शुरू हुई। मैंने पापा को पानी पिलाया, लेकिन हिचकी जो थी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 घंटे तक हिचकी रुकी ही नहीं। फिर मुझे लगा कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। मैंने तुरंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन घुमाया। उन्होंने एक दवा का नाम बताया। मैं मेडिकल गया और दवा ले आया। दवा खाने के बाद आधे घंटे में पापा को आराम हो गया। पापा ने कहा कि बेटा पैर सहला दो, सो जाऊंगा। मैंने पापा के पैरों में तेल लगाया और पापा अच्छे से सो गए। सुबह हुई, मुझे जल्दी उठना पड़ता। पापा के लिए नाश्ता बनाया। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम अस्पताल गए। पापा को WBC का इंजेक्शन लगना था। इंजेक्शन लगने से आधे घंटे पहले पापा को क्रोसिन खाकर जाना था। खैर, पेट में इंजेक्शन लगा। उसके बाद हम स्टार होटल आ गए। फिलहाल इस दौरान कीमो का कोई असर पापा पर नहीं दिख रहा था। सिर्फ हिचकी आई थी, वह भी चली गई थी। WBC का इंजेक्शन लगने के बाद देर शाम पापा को सुस्ती होने लगी। पापा ने कहा खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा बताइए ना क्या खाएंगे। खाना तो पड़ेगा ना पापा। मुझे आइडिया आया कि पापा की पसंदीदा कुछ बनाया जाए। मैंने तुरंत पूछ लिया दल पिट्ठी बना दूं? उन्होंने कहा हाँ, बनाया जा सकता है। फिर मैंने आटा सानना शुरू किया। बड़े साइज़ की रोटी बेली और स्टील का छोटा ग्लास उठाया, कटाई करना शुरू किया। छोटे छोटे गोलनुमा टुकड़ों से मैंने पिट्ठों का निर्माण किया। यह पहली बार था जब मैंने खुद से दल पिट्ठी बनाई। जैसा मम्मी बनाती थी वैसा ही बना, चटपटा। पापा ने बड़े चाव से 2-2 बार लेकर दल पिट्ठी खाई। मैंने भी सोचा भूख तो पापा को एक की भी नहीं थी, 2-2 प्लेट खा ली। लगता है अच्छा बना था। उसके बाद पापा फ़ोन पर बात करने लगे। रोज़ की तरह मैंने उनके पैरों में तेल लगाया, मालिश की और पापा की नाक बचने लग जाती। पापा की नाक बजना सुकून देने वाला पल होता। सुबह हुई, लेकिन यह सुबह सामान्य सुबह जैसी नहीं थी। पापा का शरीर दर्द से टूट रहा था। बहुत ज़्यादा थकान और सुस्ती महसूस हो रही थी। इंजेक्शन का असर हो रहा था। मैंने तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन किया। मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक पैरासीटामॉल दिया जा सकता है। यह सिलसिला तब तक चला जब तक WBC का इंजेक्शन लगना बंद नहीं हुआ। इस दौरान पापा को खिलाने पिलाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती। फिर मुझे अपना एक्टिंग परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता। पापा से इधर उधर की बात करते करते जूस का ग्लास सामने रखता और बातों बातों में उनकी हाथों में पकड़ा देता और उन्हें पिला देता। पापा जब भी खाने में आनाकानी करते तो उनकी पसंदीदा डिश बना उनके सामने बड़े चाव के साथ खाने लगता। फिर उसमें से पापा भी मांग कर खा लेते। हर बार मैं यही करता। रोशन तनेजा सर मेरे एक्टिंग के गुरु रह चुके थे। मुंबई में सीखी सारी कला अब मैं पापा के ऊपर अप्लाई कर रहा था। अभी कहानी और बाकी है। आप जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।